नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने लेकर आए हैं। पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी की हालत है, अफरा तफरी फैली हुई है, पाकिस्तान में जगह जगह उपद्रव हो रहे हैं, पाकिस्तानी कैंटोनमेंट्स पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अजीब सा माहौल बना है और अगर कहीं वहाँ कुछ बवाल हुआ तो उन संयंत्रों की वजह से पूरा का पूरा दक्षिण एशिया भी बर्बाद हो सकता है। इस बात की चर्चा करने के लिए हम आए हैं सूद साहब के साथ। सूद साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। सूद साहब, ये जो सिचुएशन बनी है, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र, क्या उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम भारत ने या आसपास के पड़ोसी देशों ने या यूएन के लोगों ने कुछ विचार किया है? देखिए, हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं जी, और वहाँ पे जो न्यूक्लियर असेट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर हैं, वो एक डेंजर हो सकता है वर्ल्ड पीस को, और वो डेंजर हो सकता है इंडिया को भी, यूएस को भी और पूरे वर्ल्ड को। और आज जो पाकिस्तान के अंदर हालात एकदम बदल गए हैं जी। जब से इमरान खान को अरेस्ट किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को ख्याल रखना पड़ेगा, हमारी एजेंसीज को अलर्ट होना पड़ेगा, साथ में जो वर्ल्ड की एजेंसीज हैं यानी कि यूएस, यूके और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर अपने आप डिफरेंसेस आ चुके हैं और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं पाकिस्तान के मिलिटेंट्स। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान की जो जनता है वो विद्रोह तो कर चुकी है, और विद्रोह करके अगर उन्होंने न्यूक्लियर असेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की तो पूरे वर्ल्ड को खतरा हो जाएगा इसके ऊपर। मैं एक बात बताऊंगा कि इजराइल ने 1990s में इंडिया से कहा था कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स को डिस्ट्रॉय कर दें, जी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की उस टाइम पे हिम्मत नहीं हुई इस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो इजराइल का था। और पीछे कुछ महीने पहले जो बाइडन ने कहा था कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, और पाकिस्तान ऐसी कंट्री है, और साथ में नॉर्थ कोरिया, जो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकती है, क्योंकि ये इररेस्पॉन्सिबल लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनके न्यूक्लियर सेट्स को कंट्रोल किया जाए। आईएमएफ ने भी कहा था पाकिस्तान से कि अपने न्यूक्लियर सेट्स हमारे पास रख दो ताकि हम आपको लोन दे दें, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। उसके बाद एक आईएईए की टीम वो विजिट की थी पाकिस्तान के अंदर उनके न्यूक्लियर सेट्स को चेक करने के लिए, यानी कि यूएस को सब पता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेट्स कहाँ हैं, कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, कितने असेट्स हैं। और इस टाइम यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेट्स पे कब्ज़ा किया जाए ताकि इनका मिसयूज़ ना हो। यूएस को भी खतरा है, इंडिया को खतरा, और पूरी ह्यूमैनिटी को खतरा है पाकिस्तान की वजह से। और पाकिस्तान वर्ल्ड में अकेली ऐसी कंट्री है जो टेररिस्ट कंट्री है, जिसको टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है, जो टेररिस्टों को सपोर्ट करती है। और जैसे हमारे एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वो एक स्पोक्स पर्सन है एक टेररिस्ट इंडस्ट्री के, यानी कि पाकिस्तान के। और इसीलिए इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड को खतरा है पाकिस्तान से, जो उनके पास न्यूक्लियर असेट्स पड़े हैं, और इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन एजेंसीज़ को चाहिए या इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने सैटेलाइट्स से पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करें पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स की, कहाँ पड़े हैं, क्या कुछ हो सकता है। और यूएस को चाहिए जो उनके पास F-16 प्लेन है उनको लॉक कर दे, ताकि पाकिस्तान का कोई प्लेन उड़ के न्यूक्लियर वेपन्स लेकर के किसी कंट्री पे अटैक न कर दे। सूद साहब, ऐसी सिचुएशन में जब भारत की सुरक्षा पे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो भारत के एनएसए सऊदी अरब में बैठे हैं, तो उनका वहाँ पर होना किस लिए महत्वपूर्ण है और क्या वहाँ पे ऐसी कोई नीति अपनाई जा रही है जिससे भारत को सुरक्षित किया जा सके? देखिए, ऐसा है, जो इंडियन एनएसए की मीटिंग है इस टाइम पे सऊदी में गए हुए थे, सऊदी में यूएस के एनएसए गए हुए थे, सऊदी के क्राउन प्रिंस थे, यूएई के भी डेलीगेट्स थे जो डिफेंस और इंटेलिजेंस के हैं, साथ में इजराइल के भी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं डिफेंस के वो थे। एक्चुअली कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे एक प्लान चल रही है, बन रही है, उस पर बात चल रही है कि एक किस तरीके से यहाँ पे चाइना को काउंटर किया जाए। एक रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट पे बात चल रही है और इसमें यूएस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा इशू है, क्योंकि जब किसी कंट्री का एनएसए कहीं जाता है, जी, ये फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, तो एनएसए का जाने का मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा एक स्पेसिफिक इश्यूज पे डिस्कस करने की बात है। जो इंडियन एनएसए है अजीत डोभाल उनकी पहले विजिट हुई रशिया के अंदर, वहाँ के एनएसए से मिले। उसके बाद इनकी विजिट हुई यूएस के एनएसए से मिले। उसके बाद इनकी विजिट हुई ईरान के अंदर, वहाँ के एनएसए से मिले, उनके प्राइम मिनिस्टर से मिले। और उसके बाद अब सऊदी अरबिया के एनएसए से मिल रहे हैं, उनके जो लीडर से मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने की तैयारी की जा रही है। यानी कि
इनको पहले पता था कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात चेंज होंगे और उसी के लिए ये चारों कंट्री में विज़िट किए हैं। साथ में इसराइल के NSA बैठे हैं वहाँ पे, साथ में UAE के उनके लीडर्स बैठे हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी के। तो मुझे लगता है जो डोवाल साहब की इस टाइम पे विज़िट है सऊदी अरबिया की, एक स्पेसिफिक पर्पज़ से है। कवर तो ये दिया गया है कि वो रेलवे प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारी जो बात चल रही है चारों कंट्री की जो विज़िट हुई है, ये इनका पर्पज़ है कि पाकिस्तान को कौन संभालेगा, कब जब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तो क्या किया जाएगा सबकी वजह से, और क्या रोल होगा USA का, क्या सऊदी का होगा, क्या UAE का होगा, और क्या रोल होगा ईरान का, और क्या रोल होगा रशिया का। और मुझे लगता है सबने सपोर्ट दे दिया इंडिया को कि अगर पाकिस्तान के टुकड़े हों तो आपने क्या संभालना है, यानी कि POK गिल्टेड पाकिस्तान। और ये जो एक बात चल रही है दोनों सबकी, इसी के ऊपर बात है मेन, कि पाकिस्तान के टुकड़े की पूरी तैयारी की गई है। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो एडवांस में काम करती हैं। जैसे 1971 का वार हुआ था, वार से 1 साल पहले रॉ ने पूरे मैप तैयार कर लिया था, पूरा एक खाचा तैयार कर लिया था कि किस तरीके से पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए जाएंगे, और पूरी प्रपोजल देती थी उन्होंने इंदिरा गांधी को, या जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, और सारा जो रिपोर्ट तैयार की थी, यानी कि जो तैयार किया गया था वो किया गया था उस टाइम पे रॉ के चीफ RN काओ के द्वारा। और आज जो रोल प्ले किया जाता है हमारे एजेंसीज का, वो प्ले करते हैं अजीत डोवाल। और आप जनवरी के अंदर, जनवरी 1970 में एक प्लेन हाईजैक हुआ था, लाहौर, इंडिया कश्मीर से लेकर लाहौर तक गया था, और उसके अंदर ISI का पूरा हाथ था, ISI की प्लानिंग थी। और जब ये चीज़ रॉ को पता चली कि पाकिस्तान की ISI प्लेन को हाईजैक करना चाहती है, तो रॉ ने इसमें पूरा कोऑपरेट किया, क्योंकि पाकिस्तान का पर्पस था कि वो कश्मीर का इशू इंटरनेशनल करना चाहते थे और प्लेन हाईजैक करके। और इंडिया का दूसरा पर्पस था, RN काओ को इसके बारे में सारा कुछ पता था, तो उन्होंने उसके अंदर थोड़ी चेंजेस कर दी। जो लोग प्लेन हाईजैक करना चाह रहे थे उनसे कांटेक्ट किया गया, और कांटेक्ट करके उनको नकली ग्रेनेड दिए गए, पिस्टल दिए गए, और प्लेन में चढ़ा दिया गया। और जब प्लेन पहुंचा पाकिस्तान के लाहौर के अंदर, तो प्लेन को खाली कर दिया गया। और उसके बाद पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने इनको ग्रेनेड और पिस्टल्स दी। तो जो हाईजैकर थे उन्होंने डिमांड किया कि भुट्टो, जो उस टाइम पे पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो, कि वो वहाँ पे आए, और ये प्लान थी रॉ की जी, मतलब जो चेंजेस की गई थी, और वो आए। उसके बाद प्लेन से जो लोग थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया और प्लेन को उड़ा दिया गया। लेकिन कुछ दिन के बाद पाकिस्तान को पता चला कि जो प्लेन था वो तो इंडिया ने पहले ही कंडेम कर दिया था, यानी कि आउटडेटेड प्लेन था, और स्पेशली ये प्लेन दिया गया कि आप इसको उड़ा दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ये खुश था कि पहली बार हाईजैकिंग हुई और कश्मीर का इशू उठा दिया गया, और जो यहाँ के लोगों को पकड़ा गया था जो प्लेन से निकले थे उनको इंडिया भेज दिया गया वापस वाघा पोर्ट से, वाघा बॉर्डर से, और साथ में उनको चाय कॉफ़ी सब पिलाई गई। लेकिन इंडिया का दूसरा प्लान था। इंडिया ने इमीडिएटली एक्शन लिया कि जो पाकिस्तान की ओवर फ्लाइट थी वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान वो बंद कर दी जाए। इससे पाकिस्तान की जो आर्मी को शिफ्ट करना पड़ता था या सामान भेजना पड़ता था ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश में है, तो वो मुश्किल में आ गया। उसको जाना पड़ता था थ्रू श्रीलंका, और उसमें टाइम लगता था, पैसे भी लगते थे, साथ में बहुत देर हो जाती थी। तो इंडिया ने पूरे तरीके से प्लानिंग कर ली थी पाकिस्तान को तोड़ने की 1 साल से भी ज़्यादा पीरियड में, और पाकिस्तान को तोड़ दिया। और मुझे लगता है जो डोवाल साहब की इस टाइम पे विज़िट है सऊदी की, और जो उससे पहले बाकी कंट्रीज़ के NSA से मिले हैं, ये पूरा तरीके से एक प्लान डिस्कस करने गए हैं पाकिस्तान को तोड़ने की। और पाकिस्तान टूट रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे एक लायबिलिटी बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से। अकेली कंट्री है पाकिस्तान जो सबको डिस्टर्ब करती है, इवन अफगानिस्तान से कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होता किसी के ऊपर। और दूसरी बात, पाकिस्तान लायबिलिटी बनी हुई है वर्ल्ड के ऊपर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से, और पाकिस्तान लायबिलिटी बनी है वर्ल्ड के ऊपर जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके से इमरान खान को अरेस्ट किया गया और जेल में डाल दिया गया, तो पाकिस्तान देखा जाए तो एक तरीके से फेल्ड स्टेट है, और पाकिस्तान का इस टाइम पे इकट्ठा रहना मुझे नहीं लगता किसी के फ़ायदे में है। और इसीलिए लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान टूटे ताकि बलूचिस्तान अलग हो, सिंध अलग हो, POK गिल्टेड पाकिस्तान इंडिया से मिल जाए, और दूसरे तरीके से अफ़गानिस्तान को जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा का वो मिल जाए, और वर्ल्ड में पीस हो जाएगी। और इससे बेसिकली सब लोग एग्रीएबल भी हैं। US के अंदर तो पहले ही प्लानिंग चल रही थी कि अगर POK और गिल्टेड पाकिस्तान पार्ट होते इंडिया के,
तो इंडिया को एक्सेस मिलता अफगानिस्तान से। उस एक्सेस से इंडिया यूएस को फ़ायदा होता कि उसको अफगानिस्तान के अंदर अपनी फोर्सेस नहीं भेजनी पड़ती, और इंडिया इस टाइम पे कैपेबल है पूरे तरीके से अफगानिस्तान को झेलने में या अफगानिस्तान को पीस के रास्ते में लाने में। वहाँ पे इंडिया ने कई बार वीट भेजी है, इंडिया ने मेडिसिन भेजी हैं, और अफगानी तालिबान वो इंडिया से बहुत खुश भी हैं। और जब उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा इंडिया से, तो उनको फ़ायदा होगा कि वहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे इंडिया से, इंडिया के थ्रू बाकी वर्ल्ड की कंट्री से ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है और पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के लिए एक मुश्किल बनी हुई है, यानी कि एक तकलीफ बना है पाकिस्तान, यानी कि आप सोचिए कि नासूर हो चुका है पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के लिए। सूद साहब, एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो बर्बादी के मुहाने पर है, जहां जगह जगह सड़कों पर आगजनी हो रही है, जहां के पूर्व प्रधानमंत्री को वहां की आर्मी ने अरेस्ट कर लिया है, कोर्ट में उनको जाने से रोक दिया गया है। उनकी सिंपल सी डिमांड थी कि चुनाव हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन एक अंतरिम सरकार बना दी जाती है और उसकी आड़ में पाकिस्तान में आर्मी रूल कर रही है। इस सिचुएशन में परमाणु संयंत्रों के लिए कोई विशेष योजना पे कुछ ऐसा विचार किया गया? देखिए, ऐसा है कि वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज हैं, जैसे पीछे बात हो रही थी, सऊदी अरेबिया चाह रहा था कि पाकिस्तान हमको अपने एसेट्स दे दे, हम पाकिस्तान को पैसा दे दें जी। इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि हम तुमको $20 बिलियन दे देंगे, आप गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया को दे दो। पाकिस्तान के पिछले आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा था कि हम इंडिया से लड़ नहीं सकते, हमारी आर्मी कमज़ोर है, हम 4 घंटे के अंदर डिफीट हो जाएंगे इंडिया से लड़के। और इस टाइम पे यूएई भी चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर पीस हो, लेकिन पाकिस्तान को समझा के थक गए। पाकिस्तान अपना टेररिस्ट एक्टिविटी छोड़ने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से पाकिस्तान का आज ये हाल है। तो इजराइल ने पहले कोशिश की थी इंडिया से मिलके कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। यूएस IMF के थ्रू कोशिश कर चुका है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को अपने कब्जे में ले लिया जाए। और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे डिवीजन हो चुका है आर्मी के अंदर भी, और जिस तरीके से डिवीजन हो चुका है उनकी पॉपुलेशन के अंदर भी, इवन पंजाब के अंदर जहाँ पे शहबाज शरीफ बहुत पावरफुल थे, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी, वहाँ पे भी आगजनी चल रही है। इसका मतलब है कि वो अनपॉपुलर हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान की जनता इसलिए परेशान है कि उनके पास खाने की चीज़ें नहीं हैं, उनके पास पेट्रोल नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, उनको अपने बच्चों को देने के लिए कुछ है नहीं, पानी की शॉर्टेज हो गई है, और वो किसी तरीके से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं पाकिस्तान से या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से। और पहली बार पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर डायरेक्ट अटैक किए जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस के द्वारा या सिंधिस के द्वारा, और केपी जो TTP के द्वारा, वो और ज़्यादा तेज हो जाएगी अगले कुछ दिनों के अंदर। और जो अजीत डोवाल की इस टाइम पे एक विजिट हुई है सऊदी की, उनसे सपोर्ट लेने के लिए, और मुझे लगता है कि सऊदी इस टाइम पे पीछा छुड़ाना जाएगा पाकिस्तान से। कब तक कोई किसी को पैसे देगा, कब तक किसी को संभालता रहेगा, कब तक किसी को समझाएगा। इवन चाइना परेशान हो चुका है पाकिस्तान को समझा करके, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता। तो इस टाइम पे टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेट्स उन पर कब्जा किया जाए। मैं एक और बात कहूँगा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर सेट्स हैं वो सिर्फ ज़मीन से यूज़ किए जा सकते हैं। बाय एयर अगर उनको यूज़ करना है तो F-16 प्लेन्स हैं जो न्यूक्लियर सेट्स को लेके जा सकते हैं। उसके लेकिन लॉक का जो सिस्टम है, यानी कि लॉक और की, वो है अमेरिका के पास, वो उसको ब्लॉक कर सकती है। और दूसरी तरफ जो उनकी नेवी है वो कैपेबल नहीं है, ये सबमरीन्स कैपेबल नहीं है पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेट्स को ले जाने के लिए। तो जो सिर्फ थ्रेट है पाकिस्तान से वो है लैंड से, और उसको चेक करने के लिए अमेरिका कैपेबल है। मुझे लगता है कि अमेरिका की जो फोर्सेज हैं इस टाइम पे रेडी होंगी किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके न्यूक्लियर सेट्स पे कब्जा करने के लिए। साथ में इजराइल होगा, साथ में इंडिया होगी, साथ में और कंट्रीज होगी मिलके, ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेट्स पे कंट्रोल किया जाए, ताकि किसी ना किसी तरीके से कोई गलती से कोई बटन दबा करके न्यूक्लियर सेट्स को यूज़ ना किया जा सके किसी कंट्री के खिलाफ, क्योंकि एक थ्रेट बन चुका है पाकिस्तान ह्यूमैनिटी के लिए। सूद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। साथियों, गंभीर विषय है और पूरे विश्व के लिए गंभीर विषय है। जहाँ कहीं भी शांति के लिए खतरे पैदा होते हैं तो विश्व के सभी राष्ट्र मिलकर उस खतरे को निपटाने के लिए प्रयास करते हैं, और अभी तक तो प्रयास सफल होते आए हैं। लेकिन अगर दुर्घटना घटनी होती है तो घट ही जाती है। इस दुर्घटना से बचने के लिए हमारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं, और यही भारत की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।